चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया मॉक 15th एग्ज़ाम के थोड़े ही दिन रहे हैं, इसीलिए हमने आपके लिए बायोलॉजी स्पेशल के लिए भी मॉक डालने शुरू किए हैं। और ऐसे ही मैथ हम किस तरह से, मैंने आपको बताया था लास्ट के अंदर कि किस तरह से हम लास्ट टाइम के अंदर कुछ इस तरह से टाइप ऑफ क्वेश्चंस या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम देख सकते हैं जिनसे ये रहने वाला है कि हम क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करें, है ना। तो मैथ में जो है बायोलॉजी के वालों के बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो हम कुछ इस तरह से मैथ को करेंगे कि हमें ज़्यादा फॉर्मूले वगैरह पर ध्यान नहीं देना। ऑप्शन आए तो कैसे करना है, हम 30 आउट ऑफ 30 कैसे मार्क कर सकते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो मतलब हम करें, ऐसे क्वेश्चंस जो सामान्य आए लेकिन सारे लोग नहीं कर पाते, तो ऐसे क्वेश्चंस मेरिट डेवलप करते हैं और हम ऐसे ही क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे। तो दोस्तों, नए लेटेस्ट आरएसएस भी पैटर्न और आरपीएससी के पैटर्न पर डिपेंड है ये अपना। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, यदि विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए, विद्युत धारा को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो मूल मात्रा से कितनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, मूल मात्रा से कितनी अधिक उत्पन्न होगी। ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो है ये 10th क्लास का है। कहां से है? 10th क्लास का, 10th क्लास का है। जय श्री राम, राम जी का नाम लेते हैं। 10th क्लास का क्वेश्चन है दोस्तों, और वहां आपको h इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी गिवन होता है, आई स्क्वेयर आर टी। और यहां से आप देख सकते हैं कि अगर धारा को दोगुना कर दिया, 2 टाइम कर दिया, तो उसके स्क्वायर यानी 4 गुना हो जाएगा, तो 4 गुना। क्वेश्चन जो है वो 10th बेस्ट पर भी इतने बढ़िया क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि फिर हम कहते हैं कि काफी मुश्किल है एग्जाम। 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं और फिर पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात बताना है। हमें किस में बताना है? श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात बताना है, ऊष्मा जो उत्पन्न हो रही है। ऊष्मा का जो फॉर्मूला है आप लोगों ने अभी देखा है, H इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी रहता है। आई क्या है? विद्युत धारा है, आर प्रतिरोध है, टी जो है वो टाइम है, कितने समय के लिए विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। लेकिन यहाँ हमारे पास एक इश्यू यह है कि धारा का हमें ज्ञात नहीं है कि कोई, जैसे कि ये किस तरह जोड़े गए हैं, ये इस तरह ए और पॉइंट बी के बीच में कुछ जोड़े जाएंगे, चाहे ये उस टाइम आप यहाँ श्रेणी क्रम में जोड़ो या पार्श्व क्रम में जोड़ो, ठीक है। और इस तरह, तो अब ये जो वोल्टता है ये तो समान है, लेकिन धारा जो है वो किस पर डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी तुल्य प्रतिरोध पर। किस पर? तुल्य प्रतिरोध पर। तो हम यहाँ धारा में रिलेशन नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ अनुपात निकालना है। तो कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, आई को वी में कन्वर्ट कर देते हैं। वी इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी अपॉन आर हो जाएगा। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई आर टी, और ये हो जाएगा एच इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, पहले श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं, 2 प्रतिरोध है, दोनों मान लिया, एक आर है और दूसरे भी आर है, समान है। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तो आर प्लस आर हो जाएगा कितना? 2r। और अगर पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 2 अपॉन आर। ये होता है आर 1 अपॉन आर टी, टोटल आर टी का 1 अपॉन आर, ठीक है, 1 अपॉन आर के इक्वल होता है, तो आर टी हो जाएगा आर अपॉन 2, ठीक है। अब देखते हैं पहले श्रेणी क्रम के लिए, पहले किसके लिए? श्रेणी क्रम के लिए। श्रेणी क्रम के लिए एच इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर की जगह क्या हो जाएगा? इसकी जगह हो जाएगा 2r इंटू टी, ठीक है। और पार्श्व क्रम के लिए क्या हो जाएगा? एच इज इक्वल टू है वी स्क्वेयर आर टी ही, लेकिन आर की जगह इस बार क्या हो जाएगा? वी स्क्वेयर अपॉन आर की जगह क्या हो जाएगा? आर बाई 2 इंटू टी। तो और इसको हल करें तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू वी स्क्वेयर अपॉन आर मल्टीप्लाई टी। अब ये 1 होली, ये 2 होली, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं, तो पहले h जो है, h श्रेणी क्रम के लिए सीरीज के लिए s लगा देते हैं और समांतर क्रम p के लिए, पैरेलल के लिए p लगा देते हैं। तो h ऊपर वाला सीरीज के लिए लिखते हैं तो वी स्क्वेयर अपॉन 2r मल्टीप्लाई टी, और अपॉन में क्या आ जाएगा?
2 इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। अब ये ऊपर जाएगा तो वी स्क्वायर अपॉन 2r मल्टीप्लाई टी, ये तो रही जाना है। और जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये r आ जाएगा ऊपर, डिवाइड बाई 2 इंटू वी स्क्वायर इंटू टी। अब t से t कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, 1:4। श्रेणी क्रम पहले, पार्श्वक्रम बाद में है, तो ये सही है 1:4 ये रेशो। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन 10th बेस्ड है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को किस तरह करना है। हमें इस फॉर्मूले के अंदर चेंजेस करने हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। इस तरह के क्वेश्चन अगर हम कर लेते हैं ना दोस्तों, हम मेरिट में आगे स्थान बना लेंगे, ये बात तय है। घरेलू विद्युत परिपथ और आपूर्ति मुख्य तारों वायरिंग हेतु तारों के विद्युत रोधी आवरणों के लिए सही रंग चुनिए। सही रंग क्या है, देखो विद्युन्मय तार यानी जो आवेशित तार काला नहीं होता, काला तार जो है वो उदासीन होता है, विद्युन्मय तार काला नहीं होता, ये हरा, ये एक ही ऑप्शन बचता है, विद्युन्मय तार लाल, उदासीन तार काला, और भू संपर्कित तार कैसा होता है, हरे रंग का होता है। पढ़ लेना दोस्तों इसको अच्छी तरह, वरना हम एग्जाम टाइम के अंदर पजल हो जाएंगे। आवेशित तार जो होता है वो होता है लाल रंग का। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। आई और आर वी आर के पदों में दिया है। पी इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, वी आई होता है। और ये फॉर्मूला भी आपको कहां से आता है ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। पी क्या होता है, शक्ति होती है, यानी एकांक समय में जो कार्य किए जाए, कार्य को अगर समय से भाग दे दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें शक्ति मिल जाती है। और कार्य क्या होता है दोस्तों, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू फॉर्मूला होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य, ठीक है। तो यहाँ से W आ गया क्या, वी क्यू। W की जगह आप लिखोगे वी क्यू अपॉन समय क्या लिखोगे T, तो Q अपॉन T क्या हो गया वी आई। ये फॉर्मूला यहाँ से आता है। तो अब V की जगह अगर आप क्या कर दो, आई आर कर दो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आई स्क्वायर आर। इसका मतलब ये तो सही है, वी आई सही है ही। और अगर हमने आई की जगह क्या कर दिया, आई की जगह कर दिया वी अपॉन आर कर दिया, तो वी इंटू वी अपॉन आर, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। इसका मतलब ये भी सही, मतलब ख निरूपित नहीं करता तो अपना उत्तर ख हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सिली मिस्टेक्स भी होती है कि हम इस तरह से सारे क्वेश्चन सही से कर लेते हैं और लास्ट में जो ऑप्शन नहीं करना होता उसको हम क्लिक कर देते हैं, यानी हम अलग पे चले जाते हैं। एक विद्युत परिपथ में 1 ओम 2 ओम 3 ओम के 3 चालक तार श्रेणी क्रम में लगे हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध होगा। श्रेणी क्रम में लगे हैं तो आप इनका तुल्य प्रतिरोध आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। श्रेणी क्रम के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। बट हम ये कहेंगे कि श्रेणी क्रम के अंदर जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सबसे बड़े प्रतिरोध से भी ज्यादा की वैल्यू प्राप्त होगी आपको, और समांतर क्रम में सबसे कम जो प्रतिरोध होता है उससे भी कम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा। तो यहाँ ये उत्तर जाता है 3 ओम से ज्यादा। हम कहेंगे कि सबसे बड़ा प्रतिरोध जो है वो 3 ओम है। अगर इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इससे भी ज्यादा तुल्य प्रतिरोध मिलेगा। अगर इसी को हम समांतर क्रम के लिए कह दें या पार्श्व क्रम के लिए कह दें तो सबसे छोटा 1 ओम, इससे भी कम तुल्य प्रतिरोध हमें प्राप्त होगा अगर इन्हें पार्श्व क्रम में आयोजित किया जाता है। तो 4 प्रतिरोध 1 ओम 2 ओम 4 ओम 4 ओम को संयोजन का सबसे कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए चारों को एक सर्किट में जोड़ा गया। सबसे कम प्रतिरोध अगर हमें प्राप्त करना है तो हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कौन से क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम का क्या फॉर्मूला होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4, यानी कि 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4। एलसीएम आ गया 4, यहाँ जाएगा 4, यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 1। 4 और 2 6 और 2 8, 8/4। ये आ गया 1/r। इसका मतलब r आ जाएगा क्या, 4/8। इसका मतलब 4 एकम 4, 4 2 8, r बराबर 1/2। इसका मतलब 0.5 ओम, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूले अगर आपने क्वेश्चन किए हुए ना तो आपको इन क्वेश्चन को करने में थोड़ा बहुत भी टाइम नहीं लगेगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्र, चुंबकीय फ्लक्स का मात्र काफी अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए आपको, वेबर होता है। अच्छा, इसको टेस्ला स्क्वायर भी लिख सकते हैं, टेस्ला मीटर स्क्वायर, सॉरी ये भी है। ये दिष्ट धारा की आवृत्ति है। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में यही फर्क होता है कि प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ अपनी दिशा को बदलती है और
यही हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि 50 हर्ट्ज की 60 हर्ट्ज की, यानी कि इतनी बार वो अपनी धारा दिशा बदल रही है। दिष्ट धारा में ऐसा कुछ नहीं होता, तो इस वजह से उसकी आवृत्ति क्या रहने वाली है, शून्य रहने वाली है। कितनी बार समय बदलती है 1 सेकंड में, यही उसकी आवृत्ति होती है। एक विद्युत इस्त्री को 200 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं। यह 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति का उपयोग करती है, 1 किलोवाट। इसके साथ उपयोग में लिए जाने वाले उपयुक्त फ्यूज का अनुमतांक है। एज इट इज दोस्तों 10th क्लास का क्वेश्चन है मेरे पास, शायद मैंने 8th क्लास की तो बुक भी यहाँ रखी थी, मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देता। ये क्वेश्चन आएंगे मैं आपको दिखा दूंगा, देख लेना आप चाहे, शायद इधर उधर कहीं रख दिए, भी ध्यान में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा आपको कौन से क्वेश्चन कहाँ से है। 10th क्लास से क्वेश्चन है ये भी। विद्युत शक्ति क्या है, P इक्वल टू कितनी दे रखी है, 1 वोल्ट, 1 किलो वोल्ट दे रखी है, इसका मतलब 1000 वाट दे रखी है, ठीक है। और वोल्टता कितनी दे रखी है, 200। इसने पूछा क्या है, अब ये कह रहा है कि जब इसको हम चलाएंगे इस पे तो करंट में से, तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो फ्यूज में से फ्यूज कितनी धारा का एनर्जी सक्षम करने, सहन करने वाला हो, तो ये हमें मिलेगा P इक्वल टू VI से, I इक्वल टू P अपॉन V। P की वैल्यू दे रखी है 1000 और V की वैल्यू दे रखी है 200, 5 एम्पियर विद्युत धारा, तो ये होना चाहिए 5 एम्पियर का। वास्तव में सही बताऊं तो मैं आपको दोस्तों, ये 200 नहीं 220 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, 220 होना चाहिए था, तब ये 4 पॉइंट कुछ आता और सही उसका उत्तर क्या होता, 5 एम्पियर होता। गलती से हो रखा है ये, बाकी मतलब इतनी धारा तो कम से कम वो सहन करे ही। विद्युत टेस्टर में कौन सा लैंप सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। विद्युत टेस्टर में दोस्तों नियोन का उपयोग किया जाता है। नियोन लैंप ये इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि कम धारा पे भी ये जल जाता है, मतलब दिखाई दे जाता है उसमें से, कम धारा पे भी, ज़्यादा आपको धारा प्रवाहित ना हो तब भी ये काम कर जाता है। टेस्टर आपने देखा होगा घरों में जो देख करते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसी विद्युत को आवेशित करने की प्रक्रिया नहीं है। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की नहीं है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की है। कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति जरूरी है के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, बिल्कुल सही। कुंडली को घूर्णन करने की प्रक्रिया नहीं है। जब हम किसी कुंडली में से, कुंडली के पास से जब विद्युत चुंबक प्रवाहित करवाते हैं, चुंबक पास से लेके जाते हैं, दूर लेके जाते हैं, तो चुंबक से गुजरने वाली, चुंबक से निकलने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनकी संख्याएं अगर उस कुंडली में से निरंतर परिवर्तित होती रहे, लगातार बदलती रहे, तो उससे उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है और उस उत्पन्न होता है और उसी से उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसे ही हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल, किसी सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है विभवांतर तो होता है जब उसको बैटरी लगा लिया जाए, परिपथ में लगा लिया जाए, यानी बंद परिपथ हो। देखो दोस्तों खास बात क्या होती है कि ये कोई बल्ब जल रहा है, अब इस बटन का मतलब, अब बटन चालू है, ऑन है, बटन ऑन है, बटन ऑन हो तो इसको बोलते हैं बंद परिपथ, यानी कि जब बल्ब जल रहा है। और ऐसी कहानी जब ऐसी हो, अब बल्ब जल नहीं रहा है तो इसको बोलते हैं खुला परिपथ। क्या बोलते हैं, खुला परिपथ। तो जब बंद परिपथ हो तो उसे बोलते हैं विभवांतर। क्या बोलते हैं, विभवांतर। और जब खुला परिपथ हो तो उसके बीच में जो अधिकतम वोल्टता हो, यानी बैटरी के खुद के अंदर जो प्रतिरोध है उसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप ना होनी चाहिए, उस टाइम जो मेजरमेंट होता है उसे बोलते हैं विद्युत वाहक बल। तो खुले परिपथ में दोनों टर्मिनल के बीच की अधिकतम वोल्टता होती है, ठीक है। इस बात को याद रखना, ध्यान रखना। एम्पियर, 10 एम्पियर की धारा के द्वारा 1 घंटे में स्थानांतरण आवेश की मात्रा, 1 घंटे में 10 एम्पियर की विद्युत धारा के द्वारा। I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। हमें Q ज्ञात करना है, Q इक्वल टू I इंटू T। I क्या है, I 10 दे रखा है और T कितना दे रखा है, T दे रखा है 1 घंटा। सेकंड में लिखेंगे, हाँ किस में लिखेंगे, सेकंड में लिखेंगे। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट गुणा 60 मतलब 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। तो 3600 लिख दो, 1 2 3, 3.6 दे रखा है, 3.6, तो 1 2 3 4 गुणा 10 की घात है 4 कूलम, ठीक है।
20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत इस्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। ऊष्मा की वैल्यू आ गई दोस्तों। तो हमें प्रतिरोध, सेकंड और मतलब टाइम और धारा का मान दिया है, तो हमें सूत्र याद कर लेना, H = I² RT। आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 × 5 कर देंगे। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है। 5 × 5 = 25, 25 × 2 = 50 और 50 तिये 15, 50 तिये 150 और 2 जीरो ये बजाएंगे जूल। ऑप्शन गलत है दोस्तों, इसका उत्तर आएगा 15,000 जूल। ठीक है, ऑप्शन यहाँ गलत है, आप देख लेना इसको। 15,000 करना था, वो 1500 रह लिया। एक जनित्र में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियम का उपयोग किया जाता है। ये दो नियम है दोस्तों, एक तो बाएं हाथ का और एक दाएं हाथ का। नियम दोनों सेम ही है, कोई खास फर्क नहीं है। बाएं हाथ का नियम मोटर में काम लिया जाता है चालक पर बल ज्ञात करने के लिए, चालक पर बल ज्ञात करने के लिए। और जो दाएं हाथ का नियम है वो उपयोग किया जाता है जनित्र में। कहाँ, जनित्र में। किस लिए, धारा की दिशा के लिए। किसके लिए, धारा की दिशा के लिए। ठीक है क्या कि अपने जो मध्यमा अंगुली है और जो तर्जनी है और जो अंगूठे हैं, इन तीनों को परपेंडिकुलर रखना होता है दोनों दिशाओं के अंदर। अच्छा, दोनों ही स्थिति के अंदर क्या बताएगा, जो अंगूठा है, अंगूठा बताएगा क्या, अंगूठा बताएगा चालक पर बल, चालक पर बल बताएगा। ठीक है, और जो और तर्जनी है, तर्जनी क्या बताएगी, ये बताएगी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र। किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी। और जो मध्यमा है क्या बताएगी, मध्यमा, ये बताएगी धारा की दिशा। क्या बताएगी, धारा की दिशा। अब अगर किसी ने ये कह दिया कि बाएं हाथ के लिए हम देखेंगे, मोटर के लिए, तो बाएं हाथ में हम ये कहेंगे कि अगर तर्जनी अंगुली किसको बता रही हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही हो, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा बता रही हो, तो अंगूठा जो है वो चालक पर लगने वाले बल को बताएगा। और यही अगर दाएं हाथ के लिए कह दिया जाए तो दाएं हाथ में हम क्या करेंगे, धारा की दिशा ज्ञात करेंगे। तो हम ये कहेंगे कि अगर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही हो और अंगूठा चालक पर लगने वाला बल बता रहा हो, तो मध्यमा क्या बताएगी, प्रेरित धारा की दिशा को। किसको, प्रेरित धारा की दिशा को। तो ये होगा फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। मैक्सवेल का कॉर्क पेच नियम किस लिए काम करता है, ये किसी चालक में से अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा के लिए। 300 वाट की क्षमता का एक विद्युत उपकरण 6 घंटे एक दिन चलता है। 4 रुपए प्रति किलोवाट की दर से इसे 15 दिनों तक चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा की लागत क्या होगी। 300 वाट का है, एक दिन में कितने चलता है, 6 दिन चलता है, खर्चा देखना है 15 दिनों का। ठीक है, तो 15 × 90 और 90 × 300, 9 × 27 और इसको 1000 में भाग दे देंगे, क्योंकि यूनिट दे रखा है, यूनिट का खर्चा 1 किलोवाट का दे रखा है। ये वाट घंटा है, 27 आ जाएगा, ये किलोवाट घंटा, यूनिट बदल गई। और 27 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4 से। 27 चौके 108, खर्चा आ जाएगा 108 रुपये का, ये खर्चा 108 रुपये का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कांच की छड़ को रेशम के छड़ से कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ बन जाएगी। जब रेशम को कांच की छड़ से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित होती है। क्या होती है दोस्तों, धनावेशित होती है। ठीक है, और रेशम या फिर अन्य प्रकार का क्या होता है, ऋणावेश। 8वीं क्लास की बुक में एज इट इज गिवन है, ये एज इट इज गिवन काले अक्षरों में लगा के। काले अक्षरों में डार्क बोल्ड कैपिटल लेटर्स में गिवन है ये खाली रहेगी स्लाइड, सॉरी। नेक्स्ट, जब एक विद्युत धारा प्रकाशीय यानी ले जाने वाली एल्यूमिनियम की छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो छड़ का विस्थापन सबसे अधिक तब होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। यानी कि जब हम किसी भी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल काम करता है, और इस बल को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने अभी एक्सप्लेन किया था कि अंगूठा जो है वो किसको बताएगा, चालक पर लगने वाले बल को। जो तर्जनी है वो बताएगी धारा को, सॉरी चुंबकीय बल को, चुंबकीय बल की दिशा को या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और मध्य में जो बताती है वो प्रेरित या फिर हम कहेंगे धारा की दिशा को बताएगी। दोनों हाथों के लिए अलग अलग हमने बात कर ली। तो इस बल को
जब जो लगता है ये बल, इस बल को हम लोरेंज बल भी कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? लोरेंज बल। कौन सा बल? लोरेंज बल। ये कब लग रहा है? जब किसी चालक तार को या चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इस पर बल ज्ञात किया जाता है कौन सी दिशा में लग रहा है। तो इस बल की तीव्रता को हम एफ को ज्ञात कर सकते हैं BIL साइन थीटा से। बी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और आई जो है वो विद्युत धारा है, अल जो है वो लेंथ है, और साइन थीटा यानी जो एंगल जो बन रहा है वो। अब साइन थीटा है और यहाँ कोण की बात है। साइन थीटा में सबसे ज्यादा मान जो साइन थीटा का होता है वो साइन 90 का होता है, जो 1 होता है। इसका मतलब एंगल होना चाहिए 90 का, तभी साइन थीटा की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आएगी। तो इसका मतलब समकोण पर, इसका मतलब समकोण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत तार का निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? देखिए, जब किसी चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करवाई जाती है तो उस पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती है। चुंबकीय बल रेखाओं को ज्ञात किया जा सकता है दाएं हाथ के नियम से। अंगूठा जो है वो विद्युत धारा की दिशा की ओर हो, और जो अंगुलियां जो है वो घूम रही जो है दिशा जो है वो क्या बताएगी? वो आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। इस तरह इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाओं का निर्माण होता है, यानी सेकेंद्रीय वृत्तों का निर्माण होता है। और अभी की हम बात करें, जब ऊपर की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो ये इस तरह, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि क्या होगी धारा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज रहने वाली है। तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज तो पूछा ही नहीं अपने को। उत्तर दिया हुआ है इसका, चुंबकीय क्षेत्र की सेकेंडरी क्षेत्र की रेखाओं का केंद्र, सॉरी हाँ, रेखाओं का केंद्र तार होता है, इनका केंद्र जो है वो तार होता है। इसका ऑप्शन क्या रहने वाला है? डी रहने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। इस शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? शुष्क सेल यानी प्राइमरी सेल जो रेडियो वगैरह में डलता है, ये होता है रासायनिक ऊर्जा। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? इसमें ध्यान ये रखना है, इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये इस तरह का एक क्या होता है, सेल होता है। यहाँ एक टोपी टाइप लगी होती है जो ग्रेफाइट की छड़ होती है, ठीक है। इसके नीचे ये ग्रेफाइट की छड़ होती है, और ये सारा बना होता है जस्ते का। किसका बना होता है? जस्ते का, जिसे हम जड़न जिंक लिखते हैं। और ये कैथोड का काम करता है, ये एनोड का काम करता है, ग्रेफाइट, ठीक है। यहाँ इसके ऊपर धातु की टोपी लगी होती है। किसकी टोपी लगी होती है? धातु की टोपी, ठीक है। और यहाँ एक आवरण होता है, इस आवरण के अंदर होता है MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड प्लस में कॉपर, और यहाँ होता है साइड में अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है? अच्छा, यहाँ एक कागज लगा होता है। कागज इसलिए लगा होता है ताकि पूरा जो है वो जस्ते का बना हो, तो कहीं किसी से टच करके अगर साइड में से टच हो जाए तो वोल्टेज का क्षरण ना हो, वोल्टेज ड्रॉप ना हो। ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो जिंक है वो यहाँ Zn+2 आयन का निर्माण करता है, और ये जो अमोनियम क्लोराइड है इससे बनती है यहाँ पे अमोनिया। तो ये Zn+2 क्या करता है? इस अमोनिया के साथ मिलके एक नए यौगिक का निर्माण करता है, Zn NH3 4 और +2 आयन, ठीक है, ये बनता है।
ये जो है वो एक संकुल आयन है। कौन सा आयन है? संकुल आयन। संकुल आयन यानी कोऑर्डिनेट या कॉम्प्लेक्स आयन जिसको हम बोलते हैं। इसका नाम याद रखना है अपने को, टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन जिंक, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी 2, और लास्ट में क्या, ये आयन है तो आयन लिखा जाएगा। लवण होता तो कुछ नहीं लिखा जाता सीधा। ये भी एग्जैक्टिव 10th क्लास से उठाया हुआ क्वेश्चन है। दिए गए चित्र अनुसार कोई किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल। अब इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल बताना है, तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल बताना है तो हमें धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होनी चाहिए। हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन धारा की दिशा इसकी विपरीत होगी, ध्यान ये रखना। तो अगर हम बाएं हाथ को लगाएंगे तो बाएं हाथ में अंगूठा बताएगा बल को, ये तर्जनी बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये बताएगी धारा को। तो धारा तो ऊपर की ओर होली, चुंबकीय क्षेत्र उस ओर लिया, मतलब अंगूठा बता रहा है अंदर की ओर, बोर्ड के अंदर ही ओर, यानी कि कागज में भीतर जाते हुए, बोर्ड में भीतर जाते हुए, यानी कागज के अंदर भीतर जाते हुए। इस तरह के क्वेश्चन को आपको दोस्तों बढ़िया तैयार करना होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने का काम है रेक्टिफायर का, जो हम मोबाइल वगैरह में चार्जर लगाते हैं ना, वो, ठीक है, वो क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कन्वर्ट करता है ताकि मोबाइल वगैरह चार्ज हो सके। सीधा कनेक्शन कर दिया जाए तो मोबाइल फट सकता है। एसी जनित्र और डीसी जनित्र में मूलभूत अंतर है। एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है, जबकि डीसी में स्थायी चुंबक होता है। नहीं, डीसी उच्च वोल्टता का जनन करता है, नहीं एसी उच्च वोल्टता का नहीं। सर्पी वलय और डीसी दिक् परिवर्तक। सर्पी वलय क्या होते हैं? सर्पी वलय एक इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है, जो कुंडली के जो अलग अलग सिरे हैं उनको, जो अलग अलग दो सिरे हैं, वो अलग अलग सिरे अलग अलग वायर के कांटेक्ट में आते हैं समय के साथ। वो आधा घूमता है तो दूसरे कांटेक्ट में, आधा घूमता है तो दूसरे कांटेक्ट में। इस वजह से धारा की दिशा परिवर्तित होती है और प्रत्यावर्ती धारा बनती है। जबकि दिक् परिवर्तक होता है एसी जनित्र में। किसमें होता है? एसी जनित्र में। ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जो एक सिरे को, कुंडली के एक सिरे को एक ही वायर पे कनेक्ट रखती है हमेशा। इस वजह से धारा की दिशा नहीं परिवर्तित होती है। तो कौन सी धारा बनती है? दिष्ट धारा। तो ये मुख्य अंतर है, घ, ठीक है। किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट है। 220 वोल्ट, 100 वोल्ट, वोट मतलब पावर, ये पावर के लिए है। मात्रक देख के आप देख सकते हैं। जब इसे 110 वाट वोल्ट पर प्रचलित किया जाता है या करते हैं, तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी? तो हमें यहाँ से उपभुक्त शक्ति हम ज्ञात कर सकते हैं P = VI से, लेकिन I की वैल्यू तो गिवन नहीं है। इसका मतलब I की जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा? V/R लगाना पड़ेगा। तो P = क्या हो जाएगा? V² R हो जाएगा। अब पहले हमें R की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी, तो हम R की वैल्यू यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या होगी? P = V² आया है, तो R = क्या आ जाएगा? V² P, और V की वैल्यू कितनी है? 220। तो 220 गुणा 220 और बटे में R, P की वैल्यू कितनी है? 100। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 22 गुणा 22, ठीक है। इसको ऐसे ही रखते हैं वाट, ये सॉरी ओम प्रतिरोध की वैल्यू है। अब इससे ज्ञात कर लेते हैं P की वैल्यू। V की वैल्यू कितनी कर दी? 110 कर दी। 110 गुणा 110 और बटे में R की वैल्यू कितनी है? 22 गुणा 22, 10 11 2 22, 10 11 2 22, 2 5 2 5 5 5 25, 25 वाट, 25 वाट होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके नहीं देखे हुए ना दोस्तों, तो करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी उस टाइम, और हमें फिर क्या है, डाउट क्रिएट करते हैं क्वेश्चंस कि भी इसका आंसर सही क्या होगा, ठीक है। तो देख लेने से चीजें हल हो जाएगी बढ़िया ढंग से। उपकरण जो दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा एसी में कन्वर्ट करता है, इसका काम है इन्वर्टर का। देखो, डीसी को अगर एसी में कन्वर्ट करना हो तो ये काम करता है इन्वर्टर। कौन काम करता है? इन्वर्टर काम करता है। और अगर एसी को हमें डीसी में कन्वर्ट करना हो तो ये काम करता है रेक्टिफायर। कौन करता है? रेक्टिफायर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात की जा सकती है दाएं हाथ के नियम से। दाएं हाथ के नियम से अंगूठा बताता है चालक धारा की दिशा को, चालक में धारा की दिशा को, और उंगलियां बताती है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को। या फिर मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम, या फिर ये चुटकी वाला नियम। अगर ये आप दिशा आपकी तरफ है तो जिस तरफ चुटकी घूमती है उस तरफ चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा रहती है। क्वेश्चन नंबर 28, विद्युत धारा में एमसीबी का अर्थ है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है।
ये तो मैंने केवल आपके सामने इसलिए क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि आपके देख लिया हो, तो वहां जब एग्जाम में आप करो तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके कि ये ही होगा। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश, क्या पूछा है? विद्युत आवेश पूछा है। विद्युत आवेश पूछा है तो इसका मतलब I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई की वैल्यू कितनी है? धारा है 0.5 एम्पीयर, और टाइम कितना है? कितने मिनट तक बह रही है? 10 मिनट तक। गलती यही करेंगे दोस्तों। अब आप इसको करोगे 5 कूलम आ जाएगा, आप आंसर ए कर दोगे। गड़बड़ी यहीं से स्टार्ट होगी। समय का मान सेकंड में लिखना है। सेकंड में लिखेंगे तो 10 गुणा 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पॉइंट हटेगा तो ये हट जाएगा, 6 5 30, 300 गुलाम। उत्तर इसका ब होगा 300 गुलाम, ए नहीं होगा। ध्यान रखना, जो सिली मिस्टेक्स होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह गलतियां हमें नहीं करनी। एक अच्छे हीटर के साथ उपयोग करने पर फ्यूज तार बार बार जल जाता है, खालिस्तान के फ्यूज तार का उपयोग करने की सलाह दी जाएगी। फ्यूज तार बार बार जल रहा है, तो फ्यूज तार अगर बार बार जल रहा है तो उसकी लंबाई तो कम ज्यादा तो उतनी ही है। हम क्या करेंगे? अधिक मोटाई का लेंगे। किसका लेंगे? अधिक मोटाई का लेंगे। अधिक मोटाई का लेने से क्या होगा? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ए के। ए बढ़ने से आर कम हो जाएगा, ए बढ़ने से आर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस वजह से आई स्क्वायर आर टी रूल के तहत आर जो है, आर कम होने से विद्युत जो उष्मा है वो भी कम उत्पन्न होगी। उष्मा कम उत्पन्न होगी तो हम ऐसे कहेंगे कि भाई ये बार बार जलेगा नहीं, पिघलेगा नहीं। तो दोस्तों, अपने आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बढ़िया ढंग से इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, बढ़िया ढंग से देख रहे हैं। निश्चित तौर पर ये आपके क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्जाम के अंदर सफलता दिलवाएंगे दोस्तों, 100% ये सफलता दिलवाएंगे। आप लोगों की एनसीईआरटी में बढ़िया ढंग से चल रही होगी, एनसीईआरटी को कवर करते रहना। मैथ में किस तरह से अप्रोच करना है, इसी को लेके हम जल्द ही आपके सामने मैथ के लिए भी मॉक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि कृपया वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेट, इंस्पिरेशन का काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़िया ढंग से पढ़िएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।